यूपीएससी डिफेंडर फाइनली एक और वीडियो लेके आ गए हम जीत बूस्टर सीरीज में, और आज ही प्रीवियस पेपर कवर करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी भाई आपके लिए। सीएचएसएल 2024 की कवर कर रहे हैं हम लोग, है ना। बहुत सारे ऑलरेडी सेट मैं करा चुका हूँ इसके, और टोटल 35 या 36 हैं, तो जितना जल्दी हो सके मैं कवर करा दूंगा सारे आपके, है ना। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जितने भी आपके सीजल, जो पहले सीजल को टारगेट करने हैं, सीजल वाले और जो सीएचएसएल टायर 2 देंगे आपका, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, है ना। जो फेज 12 का एग्जाम हो गया आपका, सीपीओ का हो गया और दो सीएचएसएल का हो गया, कंपलसरी है भाई। इनके जितने भी प्रीवियस पेपर अभी रिसेंट के जो पूछे गए 2024 के, वो कवर करना कंपलसरी है। देखो ये आपको मॉक्स में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो कोशिश करो कि सारे सब्जेक्ट्स के कवर करने हैं, तो कोशिश करो यूट्यूब वगैरह से कवर कर लो, या पीडीएफ जो है उनसे कवर करने की कोशिश करो, ठीक है। जीके जीएस का मैं करवा रहा हूँ आपको, इसको फास्ट फॉरवर्ड स्पीड में आप देख सकते हैं एक बार, जिससे एक बार ये हो जाएगा, आप जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे एक बार गो थ्रू हो जाओगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रहेगी वीडियो। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे होंगे जो आपको रिपीटेड डेफिनेटली इन दोनों एग्जाम्स में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है, 35 या 36 शिफ्ट है सीएचएसएल की, ऐसे सीपीओ के 3-4 दिन में एग्जाम हुए थे, फेज 12 की बहुत सारे शिफ्ट में एग्जाम हुए थे। तो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। रिसेंट के क्वेश्चन है, कुछ पैटर्न पता चल जाता है कैसे क्वेश्चन अभी रिसेंट के पूछ रहा है, तो ये सारा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो बाकी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये 10 जुलाई का पेपर था और शिफ्ट 2:30 बजे के टाइम का था, ठीक है। तो शिफ्ट थर्ड हो गया हमारा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले ही क्वेश्चन है, वेयर इज द लार्जेस्ट फुटबॉल स्टेडियम इन इंडिया लोकेटेड। सबसे लार्जेस्ट स्टेडियम कहाँ पे है भाई? कोलकाता में है, सॉल्ट लेक स्टेडियम विद्यानगर में है ये, और कोलकाता में लोकेटेड है। एक्चुअली में होम ग्राउंड है किसका? एटीके, और जो ईस्ट बंगाल एफसी है उसका होम ग्राउंड है, ठीक है। अगर आपसे वर्ल्ड में पूछा जाए, वर्ल्ड में लार्जेस्ट फुटबॉल स्टेडियम कौन सा है, तो ये रुंगराडो है। रुंगराडो स्टेडियम, ये नॉर्थ कोरिया का है, ठीक है। ये पता होना चाहिए। बाकी नेक्स्ट पे चलते हैं। अन्नमाचार्य कंपोज संस्कृतन इन प्रेज ऑफ विच गॉड। अन्नमाचार्य कौन थे भैया? हिंदू सेंट थे, इनका पूरा नाम था तल्लपका अन्नमाचार्य, और इनके जो सॉन्ग्स और संस्कृतन ये सब थे, ये लॉर्ड विष्णु के लिए थे, ठीक है। लॉर्ड वेंकटेश्वर, इन्हीं को विष्णु बोलते हैं हम लोग, लॉर्ड विष्णु के उस पे थे। एक और इंपॉर्टेंट नाम आता है इस पे, त्यागराजा। ये भी सेम हिंदू सेंट थे, ये तमिलनाडु के थे, एंड इनके बहुत सारे प्रेजेस और जो सॉन्ग्स वगैरह हैं वो किसको डिवोट करते थे? लॉर्ड रामा को। तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ऑलरेडी रिपीट हो चुका है एसएससी में, तो ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, त्यागराजा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नाम है। इनके जो सॉन्ग्स वगैरह थे वो डिवोट थे लॉर्ड रामा को लिए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाई फी एंड चिन फी आर द कल्चरल कॉस्ट्यूम्स ऑफ विच स्टेट। तो दो कॉस्ट्यूम है, लाई फी और चिन फी। पूछ रहा है कि कौन से स्टेट के कॉस्ट्यूम्स हैं, तो ये मणिपुर के हैं, इसका राइट आंसर मणिपुर है। और कॉस्ट्यूम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और बहुत सारे स्टेट्स के पूछा जाते हैं। तो एक घो होता है, ये ट्रेडिशनल ड्रेस है किसका? भूटान का। बहुत बार रिपीटेड हुआ है, एसएससी का फेवरेट है। घो पूछ लिया था भूटान का। एक आसाम का पूछ लिया आता है, आसाम का। एक तो आपको गमोचा पता होगा, जो बहुत फेमस है सबको, मतलब आपने काफ़ी टाइम से देखा होगा, गमोचा हो गया। एक मेखेला चार हो गया, मेखेला चादर हो गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आसाम का एक ट्रेडिशनल ड्रेस है, ठीक है। ऐसे म्यांमार का आपको पता होना चाहिए, म्यांमार में एक ट्रेडिशनल ड्रेस है थम्मी, ठीक है। काफ़ी सारे फेस्टिवल्स वगैरह में देखा होगा, ठीक है। तो ऐसी और भी देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, करंट अफेयर्स का वैसे तो मैंने कोशिश किया कि करंट अफेयर्स का इसमें रिमूव कर दें, कोई सेंस नहीं होगा इसका, क्योंकि बहुत पुराना होगा। तो देख लेते हैं। इन अप्रैल 2022 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन एज so as to bring various agencies under one roof. Which of the following agencies did he suggest he brought under his umbrella? तो एक ही रूफ के अंडर कह रहा था कि इंडिपेंडेंट अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन होगा। किस किस इंस्टीट्यूट को अंदर लाना चाहते थे वो? तो तीनों थी, ईडी, सीबीआई और एसएफआईओ, ठीक है। इन तीनों को अंडर एक ही अंडर रूफ लाना चाहते थे एन वी रमन्ना, ठीक है। कोई सेंस नहीं है इस क्वेश्चन का वैसे तो, अभी बहुत पुराना हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। डैश was posthumously conferred the second highest civilian award in India, the Padma Vibhushan in the field of public affairs in 2023। तो सेकंड पद्म विभूषण है। हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर कौन सा है भाई? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड बोला जाए तो हमारे भारत रत्न है। भारत रत्न से आपको दो तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो सबसे पहली बार किस किस को दिया गया था, फर्स्ट रेसिपिएंट कौन थे इसके, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फर्स्ट नॉन इंडियन किसको मिला था? ये वो थे, क्या कहते हैं, अब्दुल गफ़ार खान जी थे, उनको मिला था ये, अब्दुल गफ़ार, सॉरी, गफ़ार खान, इनको मिला था। अगर आपसे फर्स्ट रेसिपिएंट पूछा है तो एस राधा कृष्णन थे, सी राजगोपालाचारी थे, राधा कृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सी वी रमन, ठीक है। इन तीनों लोगों को पहली बार मिला था भारत रत्न। फर्स्ट भारत रत्न होता है, सेकंड हमारा पद्म विभूषण होता है, और थर्ड होता है पद्म भूषण, ठीक है। ये तीनों अवार्ड आपको पता होना चाहिए, पद्म भूषण हो जाता है। और 2023 में पब्लिक अफेयर्स में किसको मिला था? और मुलायम सिंह यादव को मिला था, ठीक है, पद्म विभूषण। नेक्स्ट पे चलते हैं।
द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट आर लोकेटेड। तो IITM का पूछ रहा है कि ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, तो कहाँ पे है इसका राइट आंसर, ये है ग्वालियर में, ठीक है। तो ऐसे हेडक्वार्टर बहुत सारे पूछ लिया जाता है, कुछ मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक पूछता है नेशनल वाटर स्पोर्टिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो पता होना चाहिए आपको नेशनल वाटर स्पोर्टिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है। एक आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछता है, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है। और एक पूछ लिया जाता है मरीन इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सारे SSC में पूछे गए हैं, ठीक है। तो मरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कोलकाता में है, जो आपका आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये नैनीताल उत्तराखंड में है, और जो नेशनल वाटर स्पोर्टिंग इंस्टीट्यूट ये आपका गोवा में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है IITM हमारा ग्वालियर में है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड इज सिंथेसाइज्ड बाय द हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ फिनाइलिन इन अ रिएक्शन कैटलिस्ट बाय फिनाइलिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। तो कह रहा है कि कौन सा नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है जो सिंथेसाइज होता है फिनाइलिन के हाइड्रोक्सिलेशन से, तो वो ट्रायोसिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ प्रोपोर्शनल टैक्सेस, इंक्रीज द इंड्यूस्ड एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई, नहीं भाई। प्रोपोर्शनल टैक्सेस का पूछ रहा है, ठीक है। इंक्रीज द मार्जिनल, नहीं ये भी नहीं है, इंक्रीज नहीं करता भाई। इंक्रीज द ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई, रिड्यूस द ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई, हाँ ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, रिड्यूसेस द ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट है लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज लोकेटेड एट, कहाँ पे है भाई, केरला में है, तिरुवनंतपुरम केरला में है, ठीक है। लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। नेक्स्ट पे चलते हैं। डैश ऑब्लोंग ऑर्बिट ओवरलैप्स द ऑर्बिट ऑफ नेपट्यून, तो कौन से उसकी बात कर रहा है जो नेपट्यून के ऑर्बिट को वो करते हैं। ये ऐसा प्लेनेट है जो अभी प्लेनेट नहीं है, क्या हो गया, ये डॉर्फ प्लेनेट हो गया, ठीक है। जो हमारा IAU है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, सॉरी, इसी ने डिक्लेयर किया था 2006 में इसको, प्लूटो को। पहले हमारे 9 थे, उसको डिक्लेयर करके इसने क्या कह दिया था कि ये एक डॉर्फ प्लेनेट है। कुछ कंडीशन थी जो ये फुलफिल नहीं कर रहा था, ठीक है, डॉर्फ प्लेनेट। अभी इसी पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, टोटल 6-7 डॉर्फ प्लेनेट है हमारे, सेरेस वगैरह से हैं। तो उस पर भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है अभी रिसेंटली में SSC में, डॉर्फ प्लेनेट पे, तो आप देख सकते हैं एक बार। डॉर्फ प्लेनेट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और प्लूटो है, ठीक है, डॉर्फ प्लेनेट हो गया था ये 2006 में। आइस और रॉक से बना होता है ये, आइस एंड रॉक से, और यही ओवरलैप करता है जो नेपट्यून का ऑर्बिट है, ठीक है। वही करंटली हमारे 8 प्लेनेट्स हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये भी करंट अफेयर्स का आ गया। इन जुलाई 2021 में स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस द क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द फेथ कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ ट्राइब्स एंड इंडिजिनस कम्युनिटी ऑफ द स्टेट। तो किसने इंडिजिनस डिपार्टमेंट बनाया था भाई, ट्राइब्स वगैरह की जो कल्चर वगैरह है, कल्चर ट्रेडिशन उनकी प्रोटेक्शन के लिए, तो ये आसाम ने बनाया था, ठीक है, 2021 में। All historical monuments have signatures with the instructions that public should not write on the walls. To which fundamental duty does the given statement belong? पहला है टू प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, ये कहाँ से हो जाएगा, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर वायलेंस, यही है भाई, है ना। पब्लिक प्रॉपर्टी पे आप लिख नहीं सकते हो ऐसे जिससे कोई वायलेंस वगैरह हो, है ना। ये फंडामेंटल ड्यूटीज में आ जाता है हमारी, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर वायलेंस। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच डज सोशल मार्केटिंग नेटवर्किंग सर्विस प्लेस द हाई बिगेस्ट एम्फेसिस ऑन प्रोफेशनल नेटवर्किंग, तो कौन सा है, लिंक्डइन होगा भाई। प्रोफेशनल का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस इसी का है ना, लिंक्डइन का। नेक्स्ट पे चलते हैं। और प्रोटॉन बॉन्ड्स टू द ऑक्सीजन एटम ऑफ अ सॉल्वेंट वाटर टू गिव अ डैश हाइड्रोनियम आयन, तो प्रोटॉन बाउंड होता है तो क्या होता है भाई, H+, H2O+, तो क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन बनता है H3O+। और ये होता कैसे, ऐसे होता होगा वो ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये एक ट्राइगोनल पिरामिड बनाएगा, पिरामिडल स्ट्रक्चर जैसा, है ना। हाइड्रोनियम आयन की बात कर रहा है, H3O+ होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन विच डायरेक्शन इज द जनरल इन विच डायरेक्शन इज द जनरल एलिवेशन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया, तो ये कहाँ से होता है, वेस्ट से ईस्ट होता है। राइट आंसर इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द नेशनल एंथम अडॉप्टेड इन इट्स हिंदी वर्जन फ्राई द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो कब लिया गया था, 1950 में लिया गया था। नेशनल एंथम किसने कंपोज किया था, इट वॉज बाय रविंद्रनाथ टैगोर, इन्हीं की गीतांजलि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 24 जनवरी 1950 में इट वॉज फर्स्ट संग, सॉरी, इट वॉज अडॉप्टेड। और अगर आपसे पूछा जाता है पहली बार कब गाया था, एक सेशन में गाया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, INC का 1911 का सेशन था, ये कहाँ था, कोलकाता सेशन, ठीक है। तो इसमें पहली बार इसको गाया गया था। जैसे नेशनल एंथम ऐसे नेशनल फ्लैग का पूछ लेते हैं ये लोग, नेशनल फ्लैग
ये कब अडॉप्ट किया था? 1947 में हुआ था, और डेट आपको पता होनी चाहिए, 22 जुलाई 1947 में इसको फर्स्ट टाइम अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हु इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ तुगलक डायनेस्टी? किसने किया था? तैमूर ने। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया एज पर द नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया 2022? तो नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक पूछ रहा है 77.7%। वैसे सेंसस का पता होना चाहिए, ऐसे मेल्स का भी पूछा था पिछली शिफ्ट में इन्होंने 2022 का ही, तो वो कितना था? 84.7% था। बाकी आपको 2011 सेंसस का पता होना चाहिए, ठीक है। लिटरेसी रेट कितना होता है? 74.04%। अगर आपसे मेल का पूछा जाए तो 82.14%, और अगर आपसे फीमेल का पूछा जाए तो 65.46%। हाईएस्ट पूछा जाए तो केरला, लोएस्ट पूछा जाए तो बिहार। अगर आपसे हाईएस्ट डिफरेंस पूछा जाए लिटरेसी रेट में किस स्टेट में है बिटवीन मेल एंड फीमेल, तो उसका आंसर राजस्थान हो जाएगा। मिनिमम पूछा जाए तो मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको बाई हार्ट रटी होनी चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। Which important event that started in 1930 played a significant role in motivating and mobilizing Indians to join the non-violent movement for independence? तो कौन सा था भाई? डांडी मार्च था, सॉल्ट सत्याग्रह कहते हैं इसी को, सॉल्ट सत्याग्रह या डांडी मार्च। साबरमती आश्रम से स्टार्ट कराया गया था ये कब? 12 मार्च 1930 में स्टार्ट हुआ था भाई गांधी जी। किस लिए करवाया था? क्योंकि जो मतलब फर्जी के टैक्स हैं, टैक्स कलेक्शन के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी कि फालतू के टैक्स कलेक्ट कर रहे थे बहुत ज़्यादा बाई ब्रिटिशर्स, ठीक है। और गांधी जी ने इसको, इसी स्ट्रगल को एक इंपॉर्टेंट नाम दिया था गांधी जी ने। क्या बोला था इसको? गांधी जी कॉल्ड इट पुअर मैन स्ट्रगल, ठीक है। यही पूछ जाता है किस सत्याग्रह को पुअर मैन स्ट्रगल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है गुरु पूरब इज सेलिब्रेटेड टू कॉमेमोरेट द बर्थडे ऑफ गुरु नानक देव जी। ही वॉज द डैश गुरु ऑफ सिक्स। कौन से थे भाई? तो फर्स्ट से गुरु नानक देव, ठीक है। वैसे आपको सारे लाइन से पता होना चाहिए, जैसे मैंने तो जैसे याद कर रखा है, नारा NAARA और H3TG2, ठीक है। ऐसे जैसे फर्स्ट गुरुदेव हमारे गुरु नानक देव जी थे, फिर गुरु अंगद देव थे, फिर गुरु अमरदास थे, गुरु रामदास थे, और गुरु अर्जुन देव थे। H3 में 3 H हो जाते हैं हमारे, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ है, ठीक है। H3 में 3 H आ जाते हैं, एक हरगोबिंद, हरराय और हरकृष्ण, ठीक है। T से क्या होता है? तेग बहादुर होते हैं। और G में 2 G आ जाते हैं लास्ट वाले, 10th एंड 11th। 10th में गुरु गोबिंद सिंह थे, और जो 11th है उसमें गुरु ग्रंथ साहिब जी थे, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं सारे गुरुज के नाम। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है इन MS Word which option allows you to copy the selected text or object to the clipboard while simultaneously removing it from the original location? तो क्या होता है भाई? कट कर सकते हैं, Ctrl+X कट हो जाता है। MS Word में तो सिंपल है, पेस्ट से होता है, Ctrl+V से होता है, कॉपी Ctrl+C से होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप हमारा माउस से करते हैं हम लोग, है ना। राइट क्लिक करके पेस्ट कर दो तो वो ड्रैग एंड ड्रॉप ही हो जाता है। तो ईजी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड सीक्वेंसेज इज करेक्ट एज पर द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन? तो कौन सा सबसे पहले? सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सॉवरेन सोशलिस्ट, यही हो गया आपका। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। सॉवरेन सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक है। तो ऐसे आप, ये तो आपको याद ही होंगे प्रीएम्बल का, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट आर द स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ अ क्रिकेट पिच? तो कौन सी होती है? 22 यार्ड। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए, 22 यार्ड तो सबको पता होगा 10 फीट है, 12 फीट है भाई। राइट आंसर है 10 फीट, ठीक है। 22 यार्ड तो सबने सुना होगा, 22 यार्ड बाय 10 फीट, ठीक है। अच्छा, आपसे पूछा था फर्स्ट डोमेस्टिक मैच कब स्टार्ट हुआ था? हमें पता है रणजी हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट होता है। और एक बताओ फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट कब खेला गया था? ये भी SSC ने पूछ चुका है कि फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट कब हुआ था, है ना। क्रिकेट पिच से पूछ चुका है। बेल्स की कभी कभी लेंथ पूछ लेता है, क्रिकेट में जो बेल्स होती हैं उनकी 4.5 इंच लॉन्ग बेल्स होती है हमारी, ठीक है। और आपसे थिक पूछा जाए तो 0.5 इंच थिक होती है, ठीक है। तो बेल्स के बारे में पता कर सकते हैं आप। फर्स्ट डोमेस्टिक मैच रणजी ट्रॉफी का हुआ था 1934 में, जब ये स्टार्ट की गई थी। और जो फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट है वो 1844 में खेला गया था, किसके बीच में? USA एंड कनाडा के बीच में, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आप याद कर सकते हैं। तो यही सारे क्वेश्चन है भाई, है ना। मैं कोशिश ये करता हूँ कि इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ना इंक्लूड करूँ, क्योंकि बहुत पुराने होते हैं वो ज़्यादातर। तो अगर 2024 का तो वैसे होगा ही नहीं, उसमें कोई क्वेश्चन है ना, बहुत पुराने होते हैं वो क्वेश्चन, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे, टाइम वेस्ट होगा। मैं चाहता हूँ कि कम से कम टाइम में आप एक बार क्वेश्चन से गो थ्रू कर लो, तो इसीलिए जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही इंक्लूड करता हूँ, ठीक है। तो यही क्वेश्चन से एक बार गो थ्रू करना। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन होता है, किसी में एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती है ना, तो इसलिए टाइम भी बचता है हमारा। तो इंपॉर्टेंट है एक बार गो थ्रू जरूर करना इन सारे क्वेश्चन से, क्योंकि देखना 100% मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने फेज 12 का भी आपका जब एनालिसिस कराया था तब भी मैंने बताया था कि ये सारे क्वेश्चन आपको CP में देखने के लिए मिलेंगे। फेज 12 पे भी मैंने आपको बताया था।
और उसके बहुत सारे क्वेश्चन आपके सीपीओ में डायरेक्ट डायरेक्ट रिपीट हुए थे। और सीपीओ में मैंने बताया था कि सीएचएसएल में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्वेश्चन, वो भी सेम हुआ। फेस 12 और सीपीओ का जब ओवर हो गया था तब मैंने एक टॉप 100 की सीरीज भी बनाई थी, जिसमें फेस 12 और सीपीओ में जो टॉप 100 क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं उनके लिए एक मैंने बनाया था, और उसमें मैंने कंप्लीट रिवीजन कराया था इन दोनों पेपर का एनालिसिस के साथ। और उसमें से कितने सारे क्वेश्चन आपके सीएचएसएल में पूछे गए थे ना। तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है भाई एनालिसिस कंप्लीट करना, क्योंकि एक पैटर्न होता है भाई, टीसीएस ही हमारा क्वेश्चन पेपर करा रहा है अभी तो, है ना, कोई और वेंडर तो आया नहीं है, तो वो सेम क्वेश्चन रिपीट करता रहता है, क्योंकि इतनी सारी शिफ्ट में वो कहाँ से क्वेश्चन लेके आएगा, है ना। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है एनालिसिस को देखें, रिसेंट क्वेश्चन को देखें, उनको रट लो आप, है ना। तो बाकी अपनी तैयारी करते रहो भाई, है ना, मॉक लगाते रहो, रिवीजन करते रहो, मॉक लगाते रहो, अभी यही हमारा टाइम रह गया है। और रिसेंट के पेपर ज़रूर कवर करना, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शिफ्ट लेके। थैंक यू।